से पढ़िएगा बेटा क्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्या है। अ परफेक्ट गैस फ्लोज थ्रू अ नोजल। तो जो गैस है वो किसके थ्रू फ्लो हो रही है? नोजल के थ्रू फ्लो हो रही है। वेयर इट एक्सपेंड इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर। अब ये पॉइंट नोट कर लीजिए, जो गैस है जब नोजल के थ्रू फ्लो हो रही है तो पहली चीज तो वो एक्सपेंड हो रही है, और कौन सी प्रोसेस से हो रही है? एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर में। ठीक है। द इनलेट कंडीशन आर 22 बार, 22 बार है। टेम्परेचर दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, और वेलोसिटी दी है 38 मीटर पर सेकेंड। तो ये कंडीशन इनलेट पे है। एट द एग्जिट द प्रेशर इज 2 बार, जब एग्जिट कर रही है तो 2 बार है। डिटरमाइन द एग्जिट वेलोसिटी इफ द फ्लो रेट इज 4 kg पर सेकेंड। यानी कि हमको मास फ्लो रेट भी दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज 4 kg पर सेकेंड। टेक R इक्वल्स टू, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज, नहीं, इट इज अ गैस कांस्टेंट फॉर परफेक्ट एयर। ओके, सो दैट इज 190 जूल पर केजी केल्विन। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जूल में दिया हुआ है, किलो जूल में नहीं दिया हुआ है। एंड द वैल्यू ऑफ गामा इज इक्वल टू 1.35। ओके, सो गामा की वैल्यू दी हुई है। तो सबसे पहले हमको सिर्फ इतना पता है कि ये जो एग्जाम्पल है, जो ये न्यूमेरिकल है, ये ओपन सिस्टम का है। तो ओपन सिस्टम में सिर्फ हम एक ही चीज कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। जब भी आपको किसी ओपन सिस्टम का न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप सिर्फ पहली चीज उसमें स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है। आप बताएंगे बेटा गिवन डेटा क्या क्या है हमारे? सबसे पहले क्या दिया हुआ है हमको? P1। सर P1 P1 दिया हुआ है, वेरी गुड। सो P1 इज 22 बार। बार। ओके, उसके बाद T1 दिया हुआ है 500 डिग्री सेंटीग्रेड। वेलोसिटी कितनी दी हुई है इनलेट पे? C1 38 38 38 38 मीटर मीटर पर सेकेंड। सेकंड। 38 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड। उसके बाद प्रेशर दिया हुआ है P2 एट द एग्जिट 2 बार। वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी हमको निकालनी है। सो एग्जिट वेलोसिटी, जो यहाँ पर ये एग्जिट वेलोसिटी है, ये हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, दिस इज एग्जिट वेलोसिटी जो हमको कैलकुलेट करनी है। उसके अलावा हमको दिया हुआ है मास फ्लो रेट 4 kg पर सेकेंड। आर की वैल्यू दी हुई है 190 जूल पर केजी केल्विन, और गामा की वैल्यू दी हुई है 1.35। ओके 35 ओके, सो हमको ये सब डेटा दिया हुआ है, और हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको करना है एग्जिट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एग्जिट पे वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नोजल के लिए क्या होता है? वर्क डन कुछ करती है नोजल? नोजल कुछ वर्क डन करती है? हर्ष नो कुमार? सर। नो सर नो सर। ओके, नो सर। नोजल में कोई वर्क नहीं होता। क्या हीट ट्रांसफर हो रही है? कोई हीट नो ट्रांसफर थी, उसमें लिखा हुआ था जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। नो तो जब सर। प्रोसेस नो सर। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो क्या चीज जीरो हो जाएंगी बेटा? DQ। DQ 0। डी DQ और DW जीरो हो जाएंगे। दोनों 0। साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो भी क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी GZ1 और GZ2 को नेग्लिजिबल कर देते हैं तो ये दोनों टर्म हट जाएंगी इक्वेशन से, हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। और नोजल के लिए हम जानते हैं कि कोई वर्क डन नहीं होता और कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती, तो इन दोनों टर्म्स को भी हटा देंगे। हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है? H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर इक्वल्स टू H2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। ये दो कंडीशन आ गई है हमारे पास, यही कंडीशन है। अब हमको क्या करना है? सिर्फ एंथैल्पी की वैल्यू लिखनी है, इधर पे एंथैल्पी की वैल्यू लिखनी है, और यहां पर हमको वेलोसिटी C1 की वैल्यू डालनी है। जब हम यहाँ पर C1 की वैल्यू डाल देंगे तो हमको ऑटोमेटिकली C2 की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर? ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, हमको टेम्परेचर दिया हुआ है, हमको टेम्परेचर दिया हुआ है। देखिए Yes, H को sir. क्या लिख सकते हैं? CP T1 हाफ C1 स्क्वायर इक्वल्स टू CP T2 प्लस हाफ C2 स्क्वायर। अब C1 की वैल्यू गिवन है, CP की वैल्यू भी, CP की वैल्यू गिवन है इस वाले एग्जांपल में। CP की वैल्यू गिवन है? CP की वैल्यू गिवन है कहीं? नो सर। CP की वैल्यू गिवन नहीं है, बट क्या गिवन है? गामा गिवन है और R गिवन है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए न्यूमेरिकल, इतना छोटा सा न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं करना है, बट उसने कैसे घुमा दिया, उसने CP की वैल्यू नहीं दी है आपको। T1 की वैल्यू दी है मगर T2 की वैल्यू नहीं दी है। देखिए H1 निकालने के लिए आपको क्या करेंगे? CP T1 निकल जाएगी, यहां पर CP T2, मगर T2 की वैल्यू गिवन नहीं है, और दूसरा
सीपी की वैल्यू भी गिवन नहीं है। तो इस वाले जो इक्वेशन, जो आपकी ये छोटी सी इक्वेशन बची है ना, इसमें आपके पास सीपी की वैल्यू है ना आपके पास टी टू की वैल्यू है। तो पहला काम तो बेटा आपको C2 निकालने से पहले ये करना पड़ेगा, पहले सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और फिर T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। जब तक T2 और सीपी की वैल्यू नहीं आएगी तब तक आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब कोई बताएगा कैसे निकलेगी, सीपी की वैल्यू कैसे निकलेगी और T2 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर CP माइनस CV इजिकल टू R लगा देंगे। सीपी माइनस सीवी इजिकल टू आर, और सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू, सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू गामा। 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 वेरी गुड। सीपी माइनस सीपी बाय सीवी इजिकल टू गामा। तो ये दो इक्वेशन है हमारे पास, यहां से हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और अब ये बताइए मुझे T2 की वैल्यू कहां से निकलेगी? चलिए सीपी की वैल्यू तो आ गई, T2 की वैल्यू कहां से निकलेगी? सर T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 बाई P1 की पावर गामा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। So we know we have the value of P1, we have the value of P2, we have the value of T1. Okay, so and gamma is 1.35. So we can calculate the value of T2 by the relation of adiabatic expansion. So adiabatic expansion का relation क्या होता था? T2 by T1 equals to P2 by P1 to the power gamma minus 1 upon gamma. So put the value and tell me the value of T2. वैल्यू पुट कीजिए। P2 कितना है 2 और P1 कितना है 22, और गामा की वैल्यू रखेंगे 1.35 माइनस 1 अपॉन 1.35। तो वैल्यू निकालिए T2 की फटाफट, क्विक फास्ट। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई गैस इक्वेशन लगाते हैं तो टेम्परेचर हमेशा एब्सोल्यूट स्केल में रखते हैं। तो जो टेम्परेचर है इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे हमेशा, और जो आंसर आएगा वो भी केल्विन में ही आएगा आपका। कीजिए इसको और T2 की वैल्यू बताइए फटाफट। अनुज जल्दी बताओ बेटा। यस सर। सर 669.99 केल्विन। ओके, और किसी को आना दो आंसर। सर 6.93 केल्विन। ओके, so let's check. 2 is equal to 388.523। 4156 केल्विन आ रहा है। कैसे आ रहा है आप लोगों का इतना ज्यादा? क्या गलती कर रहे हो? सर 424। 424? यस सर। 415 आ रहा है बेटा मेरा तो। चेक कीजिए, फिर से कैलकुलेशन कीजिए। अच्छा चलिए इसको सॉल्व कीजिए जरा। इसकी पावर कितनी आ रही है? 1.35 माइनस 1 अपॉन 1.35। इसकी वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है पहले। 0.25 सर 0.259। 0.25 आ रही है सर। 0.25 आ रही है, 0.25। तो 2/22 कितना हो रहा है? सर 0.09। 0.906। इसकी पावर रखिए 0.25। सर 0.09 आ रहा है सर। यस सर 0.09 की पावर 0.25 आ रहा है। आकाश बेटा आपकी कैसे आ रही है कैलकुलेशन? चेक कीजिए जरा एक बार, सही आ रहा नहीं आ रहा है, देखिए जरा। सर Yes, sir, 0.55। सर 0.54 आ गया RHS की वैल्यू। 0.54 आ गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए 723 से। सर 396.99। अभी भी सही नहीं आया? नहीं लेट मी चेक। मेरी कैलकुलेशन तो गलत नहीं है कहीं। ओके, सो जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे 23 आ रहा है। T2 बाय 723 इक्वल्स टू, बेटा जो पावर है इसकी 0.2 डिजिट तक लेनी है। 259 आ रही है। कितनी आ रही है? या तो इसको 26 ले लीजिए, या 259 आ रही है। कितनी आ रही है? तो इसको 26 ले लूंगा। 259 आ रही है। आप 0.25 रख रहे हो इसको। यहां पर कितनी आ रही है वैल्यू?
0.25 नहीं, 0.25925 आ रही है। तो यार इसको आप हमेशा कभी भी न्यूमेरिकल करते हैं तो 4 डिजिट तक कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू हो गई 2.6। अब इसको 2/22 करूंगा तो क्या आ रहा है? 2/22 सर 0.0909 0.09 0.09, ठीक है। तो 0.09 की पावर रखिए जरा 0.26। 0.53 4 0.53 इसको 0.534 मल्टीप्लाई कीजिए 723 से, 386 आ रहा है। सॉरी मेरी कैलकुलेशन गलत हो रही है, इसका आ रहा था 386। 386 आ रहा है सर। 87.5। सर आप 386 ठीक है, सर ये आ रहा था यस। 387.5। सर आपका सही है कितने डिजिट तक रखा है बेटा आपने? सर। मतलब आप केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए तो 273 से ऐड करते हैं ना, तो बेटा ये इसमें 500 दिया हुआ सेवन, है ना। तो 773 होगा ना सर। 773, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ लिखने में गलती हुई है, कैलकुलेशन सही है। हाँ जी ओके सर। सॉरी, ये 773 है। ओके ओके, मैंने कैलकुलेशन तो सही की है मगर यहाँ लिखने में एरर हो गया। एक सेकंड में सही कर लेता हूँ। अब कीजिए, अब बताइए आंसर कितना आ रहा है? सही आ रहा है सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है, सबका यही यस आ रहा सर। है। सर मेरा 417.42 आ रहा है। हाँ ठीक है, 442 आ रहा है। एक बार सर फिर से चेक कर लीजिए बेटा, आंसर 417.42 यही है। आएगा। 424 ओके आ रहा है, 424। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। ऐसा है कि कौन कितने डिजिट तक एक्यूरेट ले रहा है पॉइंट्स के बाद, उस पे मैटर करता है। ओके ओके, ओके सो सर। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ T2। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बची है निकालनी? बताइए। सीपी। सीपी की, वेरी गुड। सो वी हैव R इज इक्वल टू 190 जूल पर केजी केल्विन एंड गामा इज इक्वल टू 1.35। ओके, सो वी नो Cp minus Cv is equal to R and Cp by Cv equals to gamma. So from there we can find the value of Cp is equal to 1.35 Cv. तो Cp किसके बराबर है? 1.35 Cv के। Now the this Cp value, put this Cp value in this equation. पुट कीजिए, कितनी आ जाएगी? 1.35 Cv minus Cv equals to R. 0.35 Cv minus Cv equals to R. अब देखिए ये किसमें थी यूनिट? जूल में। तो इसको मैं किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं? किलो जूल में। तो किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और ये आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.190। अब यहां से आप सीवी की वैल्यू बताइए मुझे कितनी आ रही है? सीवी की वैल्यू बताइए फटाफट। सर 0.54। 0.54। 0.5428 किलो जूल पर केजी केल्विन। अब ये जो वैल्यू आएगी सीवी की, ये किलो जूल पर केजी में आएगी। अब आपके पास सीवी की वैल्यू है, कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीपी? आपके पास सीवी की वैल्यू आ गई है, तो सीपी कितना है? 1.35 टाइम्स ऑफ सीवी। तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सीपी। सीपी की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए फटा। 0.7328। 0.7328 किलो जूल पर केजी केल्विन। So now you have the value of T2 and you have the value of Cp. Now you can apply this equation. So you have both temperature and the value of Cp. So you can calculate the value of H1, which is equal to Cp T1, or you can also calculate the value of H2, Cp T2. So now when you put the value, you will find the value of H1 and H2. So now we have the equation H1 plus half C1 square equals to H2 plus half C2 square, and we have to calculate the value of C2. So now put this value, H1 की वैल्यू पुट कर दी। अब यहां पर देखिए फिर से ये स्पीड जो वेलोसिटी थी जो मीटर पर सेकंड में थी, तो यहां पर हमेशा ये ध्यान रखना है जब भी मीटर पर सेकंड में होगी तो हमेशा 2 की जगह 2000 लिखना है। ओके, सो 1/2000 38 का स्क्वायर इक्वल्स टू 304 प्लस 1/2000 C2 स्क्वायर। सो बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C2। तो बताइए C2 की वैल्यू कितनी आ रही है इस इक्वेशन से? इस कैलकुलेशन से बताइए जरा C2 की वैल्यू कितनी आ रही है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे।
कैलकुलेट कीजिए इसको, तो इतना छोटी कैलकुलेशन है। C2 बताइए कितना आ रहा है। आयुष गोपाल बेटा, सर 724.87 केल्विन में बाकी से। लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? आयुष गोपाल, आयुष मोगा, ओके। So when we find out, we will get the value is equal to 724.87 मीटर पर सेकंड। इतना ही आ रहा है बेटा सबका? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, very good. So the examples, the numericals on open system are very easy, but you have to apply steady flow energy equation and take the proper assumption। तो जो भी assumption है उनको proper लेना है और steady flow energy equation apply करनी है। बहुत ही simple है, आप और numerical practice कीजिएगा, ठीक है। Okay, so let's move to the another topic, that is unsteady flow energy equation। तो जब मैंने आपको first law of thermodynamics for open system start किया था, then I have told you that first law of thermodynamics for open system can be defined by two way. First one is steady flow energy equation and another one is unsteady flow of energy equation. So when our system is unsteady means there is a accumulation of mass or energy, यानी कि जितना मास एंटर कर रहा है उतना मास बाहर नहीं निकल रहा है, या फिर जितनी रेट से एनर्जी एंटर कर रही है उतने रेट से एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है। तो अगर ऐसा सिस्टम होगा तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे हम? अनस्टडी स्टेट में है सिस्टम या अनस्टडी फ्लो है। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लीजिए आपका कोई टैंक है जो खाली है इनिशियली या हाफ फिल है। तो जब उसमें वाटर एंटर करेगा, तो उतना ही वाटर बाहर निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, जीरो निकलेगा बाहर। क्यों? क्योंकि टैंक अभी क्या कर रहा है? मास का एक्यूमुलेशन कर रहा है, मास जमा कर रहा है अपने अंदर। तो जब ऐसा कोई केस हो जहां पर क्या हो, जो मास का एक्यूमुलेशन हो या एनर्जी का एक्यूमुलेशन हो, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? अनस्टडी स्टेट या अनस्टडी फ्लो बोलते हैं। सो इफ देयर इज accumulation of mass and energy in the control volume, then flow is said to be unsteady। that is clear or not? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बेटा? आ गई सर। जब भी किसी सिस्टम में एक्यूमुलेशन ऑफ मास या एनर्जी होगा, यानी कि जिस रेट से एनर्जी जा रही है उसी रेट से एनर्जी बाहर नहीं आ रही है, या फिर जिस रेट से मास अंदर जा रहा है सिस्टम कंट्रोल वॉल्यूम के, उस रेट से बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? अनस्टडी फ्लो सिस्टम। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम तो होगा, बट ये कौन सी स्टेट में है? अनस्टडी स्टेट में है। तो ऐसे सिस्टम की जो एनालिसिस करते हैं वो किस इक्वेशन से करते हैं? अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा आप लोगों को? जवाब दे बेटा। हो गया यस सर। सर, क्लियर है। ओके, सो लेट्स m डॉट इन, m डॉट आई क्या है? मास फ्लो रेट एट द एंट्री सेक्शन, और m डॉट ई क्या है? मास फ्लो रेट एट द एग्जिट सेक्शन। तो ये m आई लिखा है जिसमें वो एंटर कर रहा है, और जिसमें m डॉट ई लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, वो एग्जिट कर रहा है मास। सिमिलरली, ओके सॉरी, so that is E। So EI, it means the rate of energy entering in the control volume, and M dot E is E dot E is rate of energy leaving the control volume। So M क्या है? मास जो एंटर कर रहा है, और E क्या है? जो एनर्जी एग्जिट कर रही है। तो अगर I सब्सक्रिप्ट है तो एंटर, और E सब्सक्रिप्ट है तो आउट। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो मास या तो कहीं ना कहीं कहीं जा नहीं सकता ना, मास भी तो क्या है? कंजर्व प्रॉपर्टी है। तो मास अगर कहीं नहीं जा रहा है तो जो कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं भेज रहा हूं कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर 5 kg पर सेकंड की स्पीड से मास एंटर कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर, और जो निकल रहा है बाहर वो किस स्पीड से निकल रहा है? 2 kg पर सेकंड की। तो यानी कि जो 3 kg पर सेकंड मास है वो कहां जा रहा है? कहां जा रहा है वो? एक्यूमुलेट हो रहा।
यानी कि वो कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर ही है, जैसे हमने कंट्रोल वॉल्यूम बनाया था इस तरीके से। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोई कंट्रोल वॉल्यूम है, ये हमारा कोई कंट्रोल वॉल्यूम है। तो यहां से मास कितना जा रहा है, मान लीजिए m डॉट आई है 5 kg, बट यहां से जो निकल रहा है वो 2 ही निकल रहा है। तो जो बाकी का बचा हुआ 3 का है वो यहाँ जमा हो रहा है, इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। ओके, सो सच टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज अनस्टडी फ्लो, जिसके अंदर एक्यूमुलेशन हो रहा है मास का या फिर एनर्जी का। इसी तरीके से इन द सिमिलर वे, अगर मान लीजिए एनर्जी इन इन कुछ और है और आउट कुछ और है, तो यानी कि क्या हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है एनर्जी का। Okay, so such type of system is unsteady flow system, and analysis of these type of system is done by unsteady flow energy equation. So energy in the control volume क्या होगी, जितना इन कर रहा है और जितना आउट कर रहा है। अब इन कितना कर रहा है आपको पहले से ही पता है, इन कितना कर रहा है, m डॉट आई h1 प्लस हाफ c1 स्क्वायर प्लस gz1 प्लस dq, और एग्जिट कितना कर रहा है, माइनस m डॉट e, सॉरी m डॉट e, m डॉट e h2 प्लस हाफ c2 स्क्वायर प्लस gz2 प्लस dwcv। तो देखिए याद कैसे रखना है, ये वाली इक्वेशन जो है स्टडी फ्लो में किसके बराबर होती थी, इसके बराबर। तो बस कुछ नहीं करना है, वहां क्या करते थे हम स्टडी फ्लो में, स्टडी फ्लो में जो हमारी जितनी एनर्जी इन कर रही होती थी उतनी ही एनर्जी हमारी एग्जिट कर रही होती थी। मान लीजिए ये हमारी इन है, तो इतनी ही एनर्जी हमारी आउट कर रही होती थी, यही हमारी आउट कर रही होती थी, और इन दोनों को हम आपस में बराबर रख देते थे। बट यहां पर बराबर ना रख के क्या करना है, ई आई माइनस ई ई करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। क्लियर, क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें, अभी तक कोई डाउट इसमें अनस्टडी फ्लो में? एग्जाम्पल क्या है अनस्टडी फ्लो का, हर्ष सैनी बताएगा, हर्ष सैनी, हर्ष सैनी यस सर। एग्जाम्पल बताओ बेटा, अनस्टडी फ्लो जहां पर होता है ओपन सिस्टम में, कौन से हैं ओपन सिस्टम जिनमें अनस्टडी फ्लो होता है? हर्ष माइक ऑन करो बेटा, हर्ष। अक्षत सिंह, बताइए। हर्ष सैनी बेटा एब्सेंट लग जाएगी आज की, नहीं आता तो ना बोलिए, सीधे माइक खोलिए और ना बोलिए। पता नहीं सर। कैसे पता नहीं बेटा, अभी तो बताया मैंने। अगर कोई सर, टैंक फिल हो रहा है, यार अगर वो कोई टैंक पाइप फिल हो रहा है तो उसमें जो फ्लो होगा वो कौन सा होगा। मान लीजिए कोई टैंक है जिसमें कितने की, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से 5 kg पर सेकंड से मास एंटर कर रहा है, ठीक है, और जो एग्जिट कर रहा है वो कितने से कर रहा है, 2 kg पर सेकंड से। तो यानी कि 5 से जा रहा है और 2 बाहर निकल रहा है, यानी कि 3 क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पर। तो ऐसे सिस्टम जहां पर क्या हो रहा हो, एक्यूमुलेशन हो रहा हो मास का, एनर्जी का, तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, अनस्टेडी सिस्टम। क्लियर, क्लियर बेटा? ओके, सर। सो दिस इज ऑल फॉर द फर्स्ट यूनिट। आपकी यहाँ पर फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। इस वाले अनस्टडी फ्लो के आपके न्यूमेरिकल पोर्शन में नहीं है कोई सिलेबस में न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, एक काम करोगे अभी के अभी, आप विद इन 2 सेकेंड्स आप लोग गूगल क्लासरूम में आपको एक क्विज आएगी, उसको क्विज कीजिए तो पता चलेगा कितने लोग एक्टिव हैं। ठीक है, जल्दी से कीजिए, विद इन 2 मिनट्स आपको करना है इसको। ठीक है, 2 मिनट के बाद मैं रिस्पॉन्स नहीं लूंगा, इससे पता चलेगा मुझे कि कितने लोग एक्टिवली सुन रहे हैं इसको। गूगल क्लासरूम में जाइए नेटवर्क और प्रॉब्लम भी तो रहती है सर। बेटा 2 आप मिनट करो में सही, आप जो यहाँ तो बोल रहे हो ना अभी, 2 मिनट में आप करेंगे, आप बदल जाएगा। ठीक सर है, अभी नहीं आई जिसको कोई। नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वो मुझे इन्फॉर्म करेगा। ठीक है बेटा, 2 आ गए हैं, अभी तक किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं भरा है, आप कीजिए, 2-3 मिनट आपके पास हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन है उसमें छोटे छोटे, आपको टाइम नहीं लगेगा, कीजिए आप। सर अभी क्विज आई नहीं है सर। आ गई है बेटा, चेक सर कीजिए। सर क्यूज नहीं आई अभी।
देखो सही बेटा, एक बार फिर से रिफ्रेश कीजिए, एक बार आ जाएगी। सर नहीं आई। नहीं आई सर। आ गई सर, आ रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो बेटा, 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लो, रिफ्रेश कर लो जरा, आ जाएगी। सर कर दिया। आ गई है बेटा सबकी क्विज अब? यस सर। हाँ कीजिए। आकाश गोयल और अभिषेक कौशिक ने कर दी है। So only 7 students are actively participate in the class. सिर्फ 7 बच्चे ही कर रहे हैं क्लास में। एक बच्चे का और आया, 8 बच्चे, यानी कि बाकी टोटल स्टूडेंट जो 20 ऐड हैं इसमें, 19, उनमें से सिर्फ 8 बच्चे क्लास सुन रहे हैं। स्वप्निल, यस सर। जतिन कौशिक, यस सर कर दिया सर, अभी आया था। सपने। ओके। स्वप्निल बेटा क्विज अटेंड करो जल्दी फटाफट। फोर्टीन स्टूडेंट्स। जतिन कौशिक, सर कर दिया सर। कर दिया? हाँ सर, मेरे में लेट आया था शायद। ओके। सबमिट तो हो गया सर, पता नहीं। ओके ठीक है, जितनों ने कर दिया है, एक बार रिस्पांस चेक कर लेता हूं मैं, क्या आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं इसका। ओके। जीरो मार्क्स कितनों के आ रखे हैं? 3 लोगों के 0 मार्क्स आ रखे हैं, 5 लोगों के 5 मार्क्स आ रखे हैं, सिर्फ 8 बच्चों ने टोटल आंसर सही दिए हैं। ठीक है, चलिए मैं इनको देख लूंगा किसने क्या दिया है। 16 बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया है। चलिए अब दोबारा से क्लास में आ जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट यूनिट इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड यूनिट, दैट इज second law of thermodynamics. So in the first unit we understand the basic term like system, state, process, है ना, path, different type of processes and their work calculation, their heat transfer. Then we study first law of thermodynamics. In the second unit we are going to study the second law of thermodynamics. Okay, can we start? यस सर। सबका क्विज हो गया बेटा? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड लॉ स्टार्ट कर लूं? ओके। So before going to start the second unit, let's discuss a experiment which was conducted by the Joule. ठीक है, जूल ने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया था एंड दिस इज वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट विच इज नोन एज पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। ओके, सो दिस इज द पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट जो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज हुआ था थर्मोडायनेमिक्स में, तो ये जूल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कंसीडर अ पेडल व्हील मैकेनिज्म दैट इज ऑपरेटेड बाय द फॉल ऑफ अ मास। तो ये पेडल व्हील क्या है? एक मैकेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जो किससे ऑपरेट हो रहा है, जो चल रहा है किससे, जब कोई वेट डाउन गिरता है। अभी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब मैं इसका डायग्राम शो करूंगा आपको तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द पेडल, दिस इज द पेडल, ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड विद अ शाफ्ट, एंड ऑन दिस शाफ्ट एक
जो वेट है वो इससे अटैच है, इस शाफ्ट से। तो इस तरीके से अटैच है, जब ये वेट नीचे की तरफ डाउन जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ये शाफ्ट रोटेट करेगी। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो जो इसके अंदर जो ये पैडल है ये भी रोटेट करेगा। द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज क्लियर टू यू? एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्लियर है बेटा आपको? इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप का नाम है पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस वाले में क्या है, एक पेडल है आपके पास। पेडल मींस इस तरीके का। अगर ये किससे कनेक्टेड है, एक शाफ्ट से, और शाफ्ट पे क्या है, एक वेट अटैच है। जब ये वेट नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होगी, ये शाफ्ट रोटेट करेगी। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी तो इसके साथ जो ये पेडल है ये भी रोटेट करेगा, जिसकी वजह से जो ये टैंक है इसके अंदर कोई फ्लूइड फिल है तो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होंगे। दैट इज क्लियर? ये सेटअप समझ में आया आपको? यस सर। सर ओके। सो जूल ने क्या किया, एक पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक कंटेनर लिया एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। इन दिस कंटेनर अ पेडल इज प्लेस्ड which is connected with a shaft and shaft is connected with a weight. So when weight is fall, जब weight नीचे गिरता है तो ये शाफ्ट रोटेट करती है, एंड ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस शाफ्ट ये पेडल व्हील भी रोटेट करता है इनसाइड द टैंक, एंड टैंक इज फिल्ड विद द फ्लूइड। ओके, द पेडल व्हील रोटेट्स एज द मास फॉल। तो जब भी मास नीचे की तरफ गिरेगा तो पेडल रोटेट करेगा एंड स्टिर्स अ फ्लूइड विद इन अ इंसुलेटेड कंटेनर। तो जब भी वेट जैसी नीचे को गिरा तो उसकी वजह से रोटेशन हुआ शाफ्ट का, शाफ्ट की रोटेशन की वजह से ये पेडल भी रोटेट हुआ। जब पेडल रोटेट हुआ तो ये जो फ्लूइड था अंदर इसको इसने डिस्टर्ब किया, और जो ये कंटेनर है दैट इज इंसुलेटेड कंटेनर, यानी कि इस वाले कंटेनर से हीट बाहर नहीं जा सकती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई किसी कंटेनर में या किसी ग्लास में आपने दूध रखा हुआ, उसको चम्मच से आप गोल गोल घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा अगर गर्म है तो। जैसे आपके पास चाय होती है, उसमें आप चीनी डालते हैं, उसको रोटेट करते हैं, चम्मच से स्टिर करते हैं, तो क्या होता है, कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो जाती है ग्लास से बाहर की तरफ। मगर उसी चीज में अगर आपके पास कोई ठंडी चीज है, उसमें बर्फ, वाटर में आइस मेल्ट है, उसको गोल गोल घुमाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, आप कुछ वर्क कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर अपने। तो जब भी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और या फिर उसका हीट ट्रांसफर रेट बढ़ेगा। बट अगर ये इंसुलेटेड है, अगर ये इंसुलेटेड है तो जो आपने वर्क किया है वो किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, हीट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। तो एनर्जी कहीं जा ही नहीं सकती, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्रिएट होगी। तो जब ये कंटेनर था ये इंसुलेटेड था, और जब ये शाफ्ट, ये वेट नीचे की तरफ डाउन हुआ तो ये रोटेशन हुआ, यानी कि आपने सिस्टम के ऊपर कुछ वर्क किया है, और सिस्टम के ऊपर जो वर्क किया है उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्लूइड है, जो अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें डिस्टरबेंस हो रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। एंड इंटरनल एनर्जी नथिंग बट प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, सो एज अ रिजल्ट जो आपने ये वेट नीचे को किया, इसकी वजह से जो रोटेशन हुआ, एज अ रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास इज डिक्रीज। तो यहां पर कुछ और एनर्जी थी इसकी, जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जैसी वेट नीचे की तरफ जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई वेट की। अब जो ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है वो किस में कन्वर्ट हुई है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट। एंड रोटेशन ऑफ शाफ्ट किसके साथ कनेक्ट है, पेडल के साथ। तो पेडल रोटेट कर रहा है, और उतनी ही एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई है, विच कन्वर्ट इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड अकॉर्डेंस विद द कन्वर्जेंस ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ये चीज किसको क्लियर नहीं हुई, ये चीज किसको क्लियर नहीं हुई? देखिए, वेट की यहां पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, और जैसे ही ये नीचे की तरफ आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर गई, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट में। और रोटेशन ऑफ शाफ्ट किससे कनेक्ट है, पेडल के साथ कनेक्ट है। तो पेडल ने यहां पर उतना डिस्टर्बेंस किया वाटर में, तो जितनी एनर्जी इसकी डिक्रीज हुई होगी उतना ही पेडल ने वर्क किया होगा किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर। तो वाटर का जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ गई होगी, यानी कि टेम्परेचर वाटर का इंक्रीज कर गया होगा। ये चीज किसकी समझ में नहीं आई, या समझ में आई है ये चीज? ये चीज क्लियर है कि नहीं? यस सर। क्लियर है सर। ओके यस सर। ओके, यस सो सर। लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब एक चीज ध्यान से सोचिए, ये अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ ने क्या कहा, जब ये वेट नीचे को आया तो इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी,
और जब ये नीचे को आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है उतना वर्क इसने सिस्टम के अंदर किया है और उतनी ही इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई है। इस चीज से सब एग्री करते हैं। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, यही कहता है ना फर्स्ट लॉ। अब देखिए, मगर फर्स्ट लॉ की बेटा कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लॉ सब कुछ नहीं है, फर्स्ट लॉ की भी कुछ लिमिटेशन है। देखिए, हाउएवर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द बेसिस ऑफ सेकंड लॉ। हाउएवर द रिवर्स प्रोसेस, rising the mass by transferring heat from the fluid to the pedal wheel does not occur in the nature। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये वेट नीचे की तरफ आ गया, वेट सपोज यहां पर आ गया, इस वाले पॉइंट पे आ गया वेट, है ना, इसकी इतनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई थी, तब यहां पे ये घुमा था। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी हीट इस पेडल ने वाटर को दी थी उतनी ही हीट दोबारा से पेडल को दे दी जाए और ये शाफ्ट अपना रोटेट करना शुरू कर देगी और ये वेट को ऊपर राइज कर देगी दोबारा से? ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? नो सर, ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए जब ये वेट नीचे को गिर रहा था तब तो ये शाफ्ट रोटेट हो रही थी और ये पेडल रोटेट हो रहा था, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ गई थी फ्लूइड की। बट अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट जितनी इस पेडल ने जनरेट करी है इस टैंक के अंदर उतनी ही पेडल को दोबारा दी जाए तो शाफ्ट दोबारा से रोटेट नहीं करेगी। इट मींस वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट इजीली। जो वर्क है वो हीट में इजीली कन्वर्ट हो सकता है, बट जो हीट है वो इजीली और पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो हो सकता है। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर इतनी एनर्जी इसको दोबारा से दी जाए तो इतना वेट ऊपर उठ जाएगा, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता है। सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको मैं अभी और क्लियर करूंगा। ये चीज अभी आपको क्लियर नहीं हुई होगी, बट अभी नेक्स्ट 2 एग्जांपल में आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, सो ऑल थ्रू डूइंग सो वुड नॉट वॉलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट ये प्रोसेस तब भी पॉसिबल नहीं है कि हम इसको इतनी हीट दें और ये दोबारा से वेट ऊपर की तरफ राइज हो जाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इज अ कंजर्व प्रॉपर्टी इन ईच प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी प्रोसेस हो सकती है, बस उसमें एनर्जी जो है कन्वर्ज होनी चाहिए, यानी कि जितनी एनर्जी थी वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हुई है या किस उसमें कन्वर्ट हुई है उसका हिसाब होना चाहिए। एनर्जी जितनी पहले थी उतनी ही रहनी चाहिए, एंड में प्रोसेस हो सकती है कोई सी भी। ठीक है, हाउएवर इट डज नॉट गिव्स द डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। मगर वो ये नहीं बताता है कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी, प्रोसेस होगी कि भी नहीं होगी, बट वो कहता है कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट ये नहीं कहता कि एनर्जी किस डायरेक्शन में, मतलब प्रोसेस किस डायरेक्शन में होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल, यू कैन रिलेट इट। सपोज एक क्या दिख रही है आपको स्क्रीन पे? आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बेटा? एक बाइक दिख रही है। सपोज दिस बाइक इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। ये जो बाइक है इसकी वेलोसिटी है कितनी? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 60। इसका कुछ मास भी होगा, बाइक का मास होगा प्लस राइडर का मास होगा, तो इसकी मास भी है इसके पास। सपोज टोटल मास बाइक का 100 है और ड्राइवर का 50 है, तो 150 केजी हो गया। अभी बाइक के पास कौन सी एनर्जी है? बाइक के पास कौन सी एनर्जी है? सर काइनेटिक एनर्जी है। सो कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। सॉरी, कैन यू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बाइक? हाफ एम वी स्क्वायर, तो मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस बाइक। ये इस बाइक की जो टोटल एनर्जी है। इफ दिस बाइक इज मूविंग विद 60 किलोमीटर पर आवर एंड दिस बाइक, जो बाइकर है ये क्या करता है? ब्रेक अप्लाई करता है और सडनली ये बाइक रुक जाती है। इसकी एनर्जी कहां गई? कैन यू टेल मी वेयर दिस एनर्जी गॉन? सर सम तो गई, फ्रिक्शन में गई कुछ। ओके, फ्रिक्शन में गई। और कोई आंसर? सराउंडिंग में चली गई सारी। सराउंडिंग में कैसे गई बेटा? वही तो पूछ रहे हैं। इतनी हाफ एम बी स्क्वायर, इतनी हाई एनर्जी थी इस बाइक में, और अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। सर थोड़ी बहुत तो हीट में चली जाएगी। हीट की फॉर्म में। थोड़ी बहुत नहीं बेटा, सारी की सारी हीट में ही जाएगी।
व्हेन दिस बाइक, जो बाइक वाला जब ये ब्रेक अप्लाई करेगा तो इसके ब्रेक शू का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। ओके, जो ये सड़क के साथ जो फ्रिक्शन होगा इसका, तो यहाँ पर जितना टायर का और सड़क का क्या होगा, टेम्परेचर राइज कर जाएगा जब वो फ्रिक्शन होगा, हाई फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, तो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी हीट की फ्रिक्शन, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, इन एनवायरनमेंट में हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। दैट इज क्लियर? यस समझ में आया सर। ये चीज? यस सर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ये सही है ना, कि जितनी एनर्जी उसकी थी और उतनी ही हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मोमबत्ती लेके यहाँ पर टायर गर्म करूं, इसका ब्रेक शू गर्म करूं और ये दोबारा से 60 की स्पीड पकड़ ले? नो सर। नो सर। उतनी ही एनर्जी दूंगा कि जिसपे जितनी इसकी हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, उतनी ही एनर्जी दूंगा इसको हीट हीट करके। क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये बाइक दोबारा से 60 की स्पीड पकड़ लेगी? नो सर। नो। बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ मैं तो सही हूं कि जितनी इसकी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी इसको दोबारा से हीट करके दे देता हूं, इसको 60 की स्पीड पकड़ लेनी चाहिए। इट मींस फर्स्ट लॉ ये तो बताता है कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, बट ये नहीं बताता कि प्रोसेस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, कि प्रोसेस पॉसिबल है कि नहीं है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, कि अगर मैं मोमबत्ती लेके इसके टायर गर्म करूं दोबारा से, तो हाँ उतनी एनर्जी दे दी, प्रोसेस होनी चाहिए, बट प्रोसेस नहीं होगी, हम जानते हैं। That is clear. So this is the limitation of first law of thermodynamics. It does not tell you the direction of the process. ये तो बताएगा कि एनर्जी कंजर्व रहेगी, बट ये नहीं बताएगा कि कितनी किस डायरेक्शन में प्रोसेस होगी। एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल लेता हूं। एक कॉफी है, हॉट कप ऑफ कॉफी है, उसको आप रूम में रखेंगे, दैट विल कूल इवेंचुअली, है ना। 80 डिग्री पे या 100 डिग्री पे कॉफी का कप था, उसने ऑटोमेटिकली अपनी हीट रिलीज कर दी किसमें, सराउंडिंग। ऐसा पॉसिबल है कि हम ठंडा कप रखें और वो इन्वायरमेंट से दोबारा हीट लेके दोबारा से उसका टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? दैट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल? नो सर। नो। नो सर। Okay, so whenever we put a hot cup of coffee, so according to the temperature difference mcp delta t, the amount of heat transferred to the surrounding or environment, to the room, but the same amount of energy cannot be transferred to the cold coffee cup. Okay, तो उतनी ही अमाउंट ऑफ ऑटोमेटिक ये चीज नहीं हो सकती, है ना। जैसे यहां पर इसको रख रहे हैं और अपना आप ही कूल हो जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन इज हेयर, जितनी एनर्जी इसकी कम हुई होगी उतनी एनवायरमेंट को मिली होगी, बट दूसरी प्रोसेस में उतनी ही एनर्जी अपने आप ही इस कप में नहीं आएगी। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ इट इज पॉसिबल कि जितनी एनर्जी यहां से बाहर गई है उतनी एनर्जी अगर इसमें आ जाए तो प्रोसेस हो सकती है, बट इन एक्चुअल ये प्रोसेस नहीं हो सकती। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स not give you the direction of the process, and this is the limitation of the first law of thermodynamics. इसी limitation की वजह से we need the second law of thermodynamics. So second law of thermodynamics give nothing, it give you the direction for a process. So it give you the direction of the process. That's why the second law of thermodynamics is also known as directional law. ओके, इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है इसको डायरेक्शनल लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन देता है। सो द फर्स्ट लॉ प्लेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं थी कि इस डायरेक्शन में प्रोसेस हो सकती है, इस डायरेक्शन में नहीं हो सकती है। वो कहता है कि बस एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए, प्रोसेस होगी। ओके, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट लॉ अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि हाँ इतनी एनर्जी हम दोबारा से दे दें तो प्रोसेस होगी। ठीक है, क्योंकि क्या ये एनर्जी को सिर्फ एक चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे को फिर बहुत कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा और टाइम भी हो चुका है। तो बेटा ये चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए यहां सेम चीज देखिए जो हम पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे। पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि जब वेट नीचे को डाउन करता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और सेम अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है फ्लूइड की। बट जब सेम चीज इंटरनल जो फ्लूइड है अगर वो हीट ट्रांसफर करे पेडल को, तो ये वेट राइज नहीं करता है। तो ये चीज किसने डिटरमाइन करी? जूल ने। किस एक्सपेरिमेंट से? पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट से। और बेटा ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि एक्सप्लेन द पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय द जूल। तो जूल ने जो पेडल व्हील एक्सपेरिमेंट किया था उसको एक्सप्लेन कीजिए, ये एग्जाम में आता है फ्रिक्वेंटली। तो इस एग्जाम्पल को आप ध्यान रखेंगे। इस एग्जाम्पल से आपको एक चीज और पता चल रही है। क्या पता चल रही है? कि जो वर्क है वो तो कन्वर्ट हो जा रहा है हीट में इजीली, यानी कि जो ये वर्क है ये कौन सी एनर्जी है? हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। और जो हीट है
वो कन्वर्ट नहीं हो पा रही है फुली या पार्शली इन वर्क, यानी कि जो हीट है ये लो ग्रेड ऑफ एनर्जी है। इस पॉइंट को मैं कल एक्सप्लेन करूंगा कि ये लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, लो ग्रेड और हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है। बस फिलहाल के लिए आपको अभी मैं क्विज दे रहा हूं एक, उसका आंसर उसमें क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे कि जो लो ग्रेड एनर्जी है वो क्या है, हीट, और जो हाई ग्रेड एनर्जी है वो क्या है, वर्क। 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 तो यस सर। एक मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि हाई ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी है जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, बट लो ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी है जो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। क्लियर? क्लियर? ओके सर। कंप्लीटली या यस सर। नहीं हो पाती है। ऐसी एनर्जी को जो इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाती है दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसको लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं, और हाई ग्रेड एनर्जी वो एनर्जी है जो इजीली कन्वर्ट हो जाती है हीट में या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ऐसे एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाई ग्रेड ऑफ एनर्जी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। बेटा एक आपको मैं क्विज दे रहा हूं दोबारा से, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन, इस वाले जो सेकंड वाला हमने अभी सेकंड लॉ डिस्कस किया है, इस पे मैं आपको एक क्विज दे रहा हूं, उस क्विज को आपको करना है। ओके, तो क्विज अभी आने वाला